तो देखो, आज हमारा फर्स्ट क्लास है और इसमें तुम लोगों को जानना है कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी पहले भी तुम लोगों को पढ़ाया जाता था, बट अब इसको हटा दिया गया है। अदरवाइज बायोटेक्नोलॉजी तुम लोग के कोर्स में था। तो द फर्स्ट लेक्चर इज अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? सो बायोटेक्नोलॉजी मीन्स मतलब हुआ कि किसी भी बायोलॉजिकल थिंग्स को यूटिलाइज करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, राइट? मीन्स बायोटेक्नोलॉजी मीन्स हो गया बायोज लाइफ एंड लोगोज मीन्स स्टडी और इसेंस, दैट इज स्टडी ऑफ टूल्स फ्रॉम लिविंग थिंग्स, है ना? जो भी तुम उसके टूल्स का स्टडी करोगे और लिविंग थिंग्स है एंड उसका यूटिलाइजेशन करोगे हमारे बेनिफिट्स के लिए। हमारा जो भी अभी लाइफ जा रहा है, लाइफ स्टाइल जा रहा है, उसमें हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, नए नए दवाओं की बात करते हैं। तो जो नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस होता है दैट इज वेरी स्लो, है ना? सो विद द एड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वी इनहेंस द प्रोसेस इन अ शॉर्ट टाइम। मीन्स अगर जैसे अगर हम कर्ड की बात करें तो हमारा नॉर्मल जो कर्ड है वो टाइम लेता है कितना? लेता है ना, मतलब कम से कम तुम्हें ओवरनाइट 7 से 8 घंटे मिनिमम। हाँ, but with the use of biotechnology, you can just have your curd in 1 or 2 hour only, है ना? हमारे पास ऐसे जो स्ट्रेंथ्स है उनको हम डेवलप कर रहे हैं और उनमें मतलब हम किसी भी लिविंग थिंग को अगर हम उसको अपने प्रोसेस को इनहेंस करने के लिए या अपने बेनिफिट्स के लिए यूज करते हैं, दैट इज नोन एज द बायोटेक्नोलॉजी। So there was two thoughts for the definition of biotechnology. The classic thoughts, the classic definition was the word biotechnology was first used in 1917 to describe process using living organism to make a product or run a process such as industrial fermentation, है ना? और इन्होंने ये रॉबर्ट बट ने इसको दिया था 1917 में and he published his definition in the uses of life, a history of biotechnology. And इधर जो हमारे लेमन, biotechnology began when human began to plant their own crops, domesticated animals, ferment juice into wine, making cheese and live in birds, breeds. ये जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी है, ये ऐसा नहीं कि हम अभी 2021 में या 2019 और 2021 में ये डेवलप हुआ है। ये बायोटेक्नोलॉजी बहुत शुरू से ही चलता आ रहा है और शुरू में भी हम अगर ट्रेडिशनल की बात करें, क्लासिक्स की बात करें, तो ऐसा नहीं कि कर्ड आज बन रहा है या जो हम कर्ड को आज योगर्ट कह रहे हैं, उसको टेक्नोलॉजिकली हम योगर्ट कहते हैं या इंडस्ट्रियली हम उसको योगर्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं कि कर्ड हमारे यहाँ बनता नहीं था, कर्ड पहले से भी बनता था। पनीर, जो आज हम पनीर खा रहे हैं, कॉटेज चीज एंड ये वो जिसको कि हम लोग इंडस्ट्रियल नाम देते हैं, ये पनीर भी हमारे घर में बरसों से पहले बनता आता था, है ना? बस ये था कि पहले हमारा प्रोसेस जो था वो अनकंट्रोल्ड था, बट नाउ द प्रोसेस इज कंट्रोल, है ना? अब हम बिल्कुल कंट्रोल इन्वायरमेंट में करते हैं और बिल्कुल जो एक परफेक्ट, जैसे कर्ड की बात करें तो कर्ड में कितना हमारा एसिड होना चाहिए या कम या ज्यादा, है ना? इसका एक मापदंड है, उसका टेस्ट है, उसका सेंसरी इवोल्यूशन करके हम लोग देखते हैं कि भाई ये कर्ड जो है वो बेस्ट कर्ड में आता है। तो पहले क्या होता था, लोग अपने एक्सपीरियंस से या प्रैक्टिकली जो करते आते हैं उससे अपना एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इनोकुला डालते थे और उसको एक टाइम पीरियड उन्होंने बना रखा था कि भाई इतने घंटे में हमारा इतना एसिडिटी डेवलप कर जाएगा और उसके बाद वो उसको खाते थे। बट आज क्या है, आज इतने माइक्रो नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालेंगे एक फॉर्म कर्ड में जिसमें कि किसी तरह का वेइंग ऑफ ना हो, जिसमें कि उसका टेस्ट, उसका एसिडिटी ज्यादा नहीं हो, जो उसके फ्लेवर है वो एकदम बैलेंस रहे। उस चीज को जब हम यूटिलाइज करते हैं अपने टेक्नोलॉजी को और अपने मैन, हमारे जो एक्सपेरिमेंटल थिंग्स हैं, तब वो चीज बायोटेक्नोलॉजी कहला जाता है। ठीक है? तो इसमें बहुत तरह के हमारे बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन दिया गया, जैसे जेनटेक ने दिया कि बायोटेक्नोलॉजी इज द प्रोसेस ऑफ harnessing nature's own biochemical tools to make possible new products and process and provide solutions to society means मतलब सोसाइटी में जो भी गड़बड़ी हो रहा है, जो भी ऐसा चीज है जो कि अनबैलेंस्ड है, उसको बैलेंस करना या उस हम नेचर से उस टूल को इस्तेमाल करके और थिंग को करेक्ट करें। Webster ने दिया the aspect of technology concerned with the application of living organism to meet the needs and ends of man. इसी तरह वॉल स्ट्रीट ने दिया बायोटेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड डीएनए टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस थेराप्यूटिक एंड मेडिकल डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। बायोटेक कंपनी है, मतलब जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी है जो नया, जिसको कि वॉल स्ट्रीट ने दिया था कि इज द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग मीन्स कि अब हम उसके मॉलिक्यूलर लेवल की बात करेंगे
जेनेटिक इंजीनियरिंग कहने का मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी में ऑलवेज हम डीएनए की बात करेंगे, उसमें कुछ मैनिपुलेशन की बात करेंगे, उसमें एडिशन एंड डिलीशन की बात करेंगे। और अर्लियर जो बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज होता था, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस जो है वो काफी टाइम कंज्यूमिंग एंड काफी मतलब कि उसमें बहुत नॉलेज की जरूरत होती है, उसमें पैसे भी, स्किल पर्सन की जरूरत होती है, और उसमें मनी भी इन्वॉल्व होता है। तो पहले जो है इसका यूज थेराप्यूटिक पर्पज के लिए होता था। थेराप्यूटिक मीन्स की हो गया कि तुम्हें कोई डिजीज है उसको क्योर करने के लिए उसका है। तो कई तरह के डिजीज तो हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं, दवाई खा लेते हैं, वो उससे हो जाता है। बट कई तरह की डिजीज ऐसे जो कि जेनेटिकल होता है, और उस जेनेटिकल डिजीज का दवा वगैरह कोई असर नहीं करता है। उसके लिए जब तक हमारा जेनेटिक मैनिपुलेशन नहीं हो, हमारा, क्योंकि वो अगर जेनेटिकल डिजीज है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी कैरी ऑन होगा, तो इसलिए वो नेक्स्ट जनरेशन में कैरी ऑन नहीं हो, इसके लिए क्या करते हैं कि हम बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करते हैं, ताकि जो डिजीज है वो इसी जनरेशन में खत्म हो जाए, क्योर हो जाए, ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं आ सके। So it's the use of genetic engineering for the manipulation of organism at molecular level, जो हमारा अभी रिसेंट का जिसको कि हम बायोटेक्नोलॉजी। So using scientific methods with organisms to produce new product or new forms of organism, any technique that uses living organism or substance from those organism or substances from to make or modify a product to improve plants, animal or to develop microorganism for specific uses, है ना। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज इसमें आ गया, हालांकि हम प्लांट्स को भी यूज कर सकते हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी यूज कर सकते हैं, हम एनिमल को भी यूज कर सकते हैं। बट जो प्लांट्स एंड एनिमल है इनके इथिक टर्म्स आ जाते हैं। जैसे एनिमल को हम बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, है ना, उनमें हम लोग बहुत ज्यादा ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एनिमल को हम बहुत ज्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह प्लांट्स है तो प्लांट्स की अपनी, हेलो राज, यस मैम, प्लांट्स की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, है ना। उसका आइसोलेशन, उसको जो प्लांट्स के सेल्स हैं उसको निकालना, प्लांट्स के डीएनए को निकालना, ये थोड़ा क्यूबरसम है। तो जो बेस्ट जो टूल, जो बेस्ट जो ऑर्गेनिज्म है जो कि बायोटेक्नोलॉजी के लिए यूज आजकल हो रहा है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। हालांकि देखने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटा है, बट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो कितना गंभीर काम करता है, ये तो हम लोग कोरोना पीरियड में अच्छी तरह से समझ गए हैं कि ये जो चाइनीज सा एक क्या कहते हैं, 1 स्पून ऑफ जो वायरस है, 1 चम्मच वायरस जो है वो पूरे दुनिया को नचा दिया, है ना। तो ये तो उसका हार्मफुल इफेक्ट हो गया, बट यही 1 स्पून ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे बहुत काम का है अगर ये कंट्रोल रहे, राइट। तो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेने के कई कारण है। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेने का अगर पूछा जाए कि क्यों हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रेफर करते हैं फॉर द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुमने जैसे पढ़ा होगा कि जो बैक्टीरिया है उसका जो लाइफ स्पान है वो बहुत, मतलब कि बहुत शॉर्ट होता है, मतलब, और उसकी डिवीजन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब ओनली 20 से 30 मिनट में एक नॉर्मल ई कोलाई जो है वो उसका नंबर जो है वो डबल हो जाता है ना। और उसको प्रोड्यूस होने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि उसको उसको जिंदा रखने के लिए हमें बहुत ज्यादा हैवी टूल्स की जरूरत है या बहुत ज्यादा हैवी खाना की जरूरत है, बहुत सोफिस्टिकेटेड मैटर की जरूरत है, नहीं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनका वाइड रेंज ऑफ डाइवर्सिटी होता है किसी भी चीज को यूटिलाइज करने में। ये लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स को ब्रेक कर सकते हैं, कई तरह के प्रोडक्ट्स पे ये जिंदा रह सकते हैं, इनको मेंटेन करना बहुत ही आसान होता है, इनका जो डिवीजन पीरियड है वो बहुत कम है, तो इसीलिए पीरियड में तुम इतने से छोटे से एक स्पून से तुम कितने नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पा सकते हो। तो इसीलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इनके कई है कि ये इजी टू कल्टीवेट, है ना, इनका जो ग्रोइंग, इनका जो डिवीजन टाइम होता है बहुत है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग का देखते हो कितना लंबा लाइफ होता है, तो जल्दी रिजल्ट कुछ भी डालोगे तो जल्दी रिजल्ट नहीं देगा। इसी तरह प्लांट्स का भी होता है, प्लांट का भी लंबा लाइफ होता है। तो अगर तुम्हें क्विक रिजल्ट चाहिए तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तुम्हारा बेस्ट है। अगर तुम्हें किसी भी चीज को देखना है कि भाई हमने इसमें डाला और हमारा तुरंत फिनोटिपिक एक्सप्रेशन हो गया, तुरंत हमें प्रोडक्ट उसमें मिल गया, तो वो उस चीज के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द बेस्ट, मतलब ऑर्गेनिज्म फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस, है ना। देखो, ये बायोटेक्नोलॉजी जो है वो, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। ऐसा कोई, जैसे हम लोग शुरू से पढ़ते आए कि भाई हमारा मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, हिंदी, ऐसे ये सब हमारा एक सब्जेक्ट होता था। तो बायोटेक्नोलॉजी ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था, है ना। ये तो क्या एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इधर उधर के प्रैक्टिक, मतलब कि इधर का उधर हमने सब चीजों को मिला के और एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर दिया, और क्योंकि इसमें बायोलॉजिकल थिंग्स यूज हो रहा है इसलिए हमने इसको बायोटेक्नोलॉजी कह दिया।
बायोटेक्नोलॉजी में हर चीज को यूज किया जा सकता है, वेदर वो इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर साइंस हो, सेल्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी तो इन्वॉल्व होगा ही, जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व होगा ऑब्वियसली। जब हम डीएनए की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा डीएनए लेवल पे है तो जेनेटिक्स की बात करेंगे। फिजियोलॉजी, अब किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म में तुमने तो उसकी मैनिपुलेशन कर दी, लेकिन अब वो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, कहाँ कैसे रहेगा, उसको फिजियोलॉजिकल कंडीशन तुम क्या दोगे, ये सारा भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। बायोकेमिस्ट्री ऑब्वियसली, हम अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो कितना अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करा, कितना अमाउंट ऑफ कार्बो प्रोटीन ये प्रोड्यूस करेगा, कितना हमने घटाया कितना बढ़ाया, इन सारी चीजों का अकाउंट बायोटेक्नोलॉजी लगता है। इम्यूनोलॉजी ऑब्वियसली बायोटेक्नोलॉजी जो है इम्यूनोलॉजिकल एस्पेक्ट होगी, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे जो डिजीज होते हैं वो क्यों होते हैं, वो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो ब्रेक कर जाता है, या हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो वीक हो जाता है, तो इसलिए हमें कई तरह की बीमारियां होती है। तो हम अभी भी जैसे कोरोना पीरियड की ही बात करें तो अभी क्या जोड़ दिया जा रहा है कि हमारा इंटरनल इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग हो, है ना, ताकि हमारे अंदर ही एंटीबॉडीज बने एंड वायरस को उसमें फाइट कर सके। तो अभी भी जो भी जो एकदम बेस्ट पार्ट होता है कि क्यों ना हम जो ऊपर से खाने की बजाय, क्योंकि कुछ भी अगर हम एंटीबायोटिक एंड कुछ भी अगर हम मेडिसिन लेते हैं तो अल्टीमेटली वो हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम उसको वीक करता है। तो हम डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करने की बात करें अब, हाँ ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये अब इसका कई मॉडिफिकेशन हो चुके। तुमने सुना होगा कि न्यूट्रास्यूटिकल्स भी एक टर्म आ गया है, जिसमें न्यूट्रिशन के थ्रू हमारा कई तरह की डिजीज जो है वो न्यूट्रिशन के थ्रू हम उसको ठीक कर रहे हैं, है ना। आज जो आयुष तुम्हारा बन रहा है ये सब क्या है, ये सब तुम्हारा काढ़ा वारा इन सब का साइंस है, और ये अल्टीमेटली हमारे इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम को डील करते हैं, हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, राइट। तो या वायरोलॉजी ऑब्वियसली हर सांस में बैक्टीरियोलॉजी को भी डील करता है, वायरोलॉजी को भी करता है, तुम्हारा माइकोलॉजी फाइकोलॉजी सारे एस्पेक्ट को बायोटेक्नोलॉजी जो है वो डील करता है, मीन्स ये सारे को समा के और अपना एक प्रोडक्ट बनाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए वही चीज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम इसमें एक फॉर्म से दूसरे, यस दो डाइवर्स जो ऑर्गेनिजम्स है उनके डीएनए को हम रिकम्बाइन करते हैं, है ना। तो इसीलिए ये तुम्हारा रिकम्बिनेंट हो गया। एंड डीएनए टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली हम डीएनए के लेवल पे काम करते हैं, तो इट इज रिकम्बिनेंट डीएनए। So genetic manipulation of bacteria, virus, fungi, plants and animal, and often for the development of specific product. हम क्यों करते हैं जेनेटिक मैनिपुलेशन, बैक्टीरिया का करते हैं, वायरस का करते हैं, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल, और क्यों करते हैं, फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, है ना। कुछ हमें एक प्रोडक्ट मिले, बिना मतलब का हम लोग बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस नहीं करते हैं कि हाँ भाई चलो एवी साइंस पढ़ लिया और ये नहीं। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है कि तुम्हारा एक एम होना चाहिए कि तुम्हें ये प्रोडक्ट है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी ऐसा सिंपल सुनने में जितना सिंपल लगता है ना उतना सिंपल नहीं है। इसमें बहुत सारा दिमाग लगता है, इसमें पैसे भी बहुत ज्यादा टूल्स लगते हैं, इसमें काफी महंगे महंगे इसमें इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं। तो इसीलिए हम बायोटेक्नोलॉजी पे तभी जाते हैं जब तक कि हमारा बिल्कुल अल्टीमेट नीड नहीं हो, है ना, और उससे हमें कुछ फायदा ना हो कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है दैट विल शुड बी लेस देन द कॉस्ट ऑफ, मतलब तुम्हारा जो बेनिफिट, जो तुम कॉस्ट और बेनिफिट की बात करते हो तो तुम्हारा बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए तभी तुम कॉस्ट लगाओगे, राइट। तो अब अगेन ये एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी, एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी में तो ये अर्ली स्टेज था, इसमें फूड डोमेस्टिकेशन के बारे में बातें किया जाता था। क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी वो तुम्हारा अगेन एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी पे होता था, जिसमें कि फर्मेंटेड फूड प्रोडक्शन की बात करते थे। अब इसमें मैंने बताया जैसे कर्ड चीज वगैरह ये सारा जो है वो एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी में आता है। एंड अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करूंगी तो दिस मैनिपुलेट जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन ऑर्गेनिजम्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग इसकी ये बात करता है। तो तुम्हें क्वेश्चन अगर मैं पूछ सकती हूँ, अगर मेड विद आए तो ये मैं पूछ सकती हूँ कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और या व्हाट इज एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी, अगर 2 लाइन का लिखने के लिए बोल दे, या क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, तो तुम्हें डेफिनेशन एटलीस्ट। यस सर। तो अब इसमें हिस्ट्री जो है वो उसमें बहुत ज्यादा नहीं जानना चाहिए। देखो हिस्ट्री तो क्या है कि शुरू में अब जैसे इसमें बताया कि नोमैडिक लाइफस्टाइल जो था वो जो उसमें माइग्रेटरी एनिमल्स एडिबल प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो कि 2 × 10⁻⁶ इयर्स ओल्ड था, और उसी से हमारा मतलब कि वो अपना हंगर इधर घूमते थे, करते थे, हंट करते थे, खाते थे। फिर उसके बाद मतलब पहले का क्या था लाइफ हमारा, यहाँ गए वहां गए, यहाँ में खाए पिए, मारा काटी किए, जानवर मारे, ये खाए, जहाँ जैसे हुआ हम लोगों ने उसको खाना पीना शुरू किया। फिर जब जानवर खत्म होने लगे, प्लांट्स खत्म होने लगे, फ्रूट से हम लोगों को फिर आया कि हम लोगों को
क्रॉप लगाना है। और तो हमारा जो सबसे पहले जो जिसके बारे में डिस्कवर जिसको किया जाता है, या एक्सीडेंटली कुछ प्लांट्स हुए जिसमें कि बीट एंड बार्ली आते हैं। जब क्रॉपिंग स्टाइल लोगों ने सीखना शुरू किया अपना, ये सारा तो हिस्ट्री तुम लोग जानते हो कि कैसे कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन हुआ, पीपल ने अपना एक जगह रहना सीखा और दैट सेडेंटरी लाइफस्टाइल को उन्होंने ऑप्ट किया। फिर जब सेडेंटरी लाइफस्टाइल ऑप्ट किया तो उसमें वीट बार्ली राई वगैरह का कल्टीवेशन किया, और उसमें कुछ पेट्स पाले जैसे सिप्स एंड गोट्स पाले, मिल्क के लिए उन्होंने गाय वगैरह पाले, कुत्ते पाले, बकरियां पाली, और फिर उससे मिल्क चीज एंड मतलब कि बटर मशरूम्स एंड मीट का प्रोडक्शन शुरू हुआ। फिर उन्होंने ग्रिंडिंग स्टोन्स किया, स्टोन को ग्रिंड करके उन्होंने आग लगाया, आग बनाया, एंड उसके बाद फिर इसी तरह से न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो ओरिजिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडियन सोसाइटीज का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। तो कहा जाता है कि जो एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी दैट वाज डेवलप एक्सीडेंटली, है ना, जैसे डेलिबरेटली कंटामिनेटेड, जैसे पहले जो आज जो हम लोग ब्रेड जो खाते हैं जिसको कि बड़ा एकदम कंट्रोल प्रोसेस में बनाया जाता है कि इतना अमाउंट ऑफ इस्ट डालना है, ये कुछ नहीं जानते थे हम लोग। आज भी तुम अगर आटा को बाहर छोड़ दो, है ना, और तो वो क्या होगा, देखोगे कि वो अपने आप फ्लफी हो जाता है। हाँ राइट, वो अपने आप फ्लफी हो जाता है। तो अब तो हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन जो पहले की जो लेडीज थी ना, वो उसमें भी थोड़ा चीनी विनी शक्कर वक्कर डाल के और वो एकदम बड़ा अच्छा सा उसका कुछ डिश बना देती थी, है ना। तो वो ब्रेड जैसा, उसको तुम खाओगे तो ब्रेड जैसा ही लगता है, राइट। तो उसी चीज को उन लोगों ने, आज लोगों ने उसको ब्रेड बना दिया कि हम इतना अमाउंट ऑफ फिश डालेंगे था। क्यों क्या था, पहले तो प्रोसेस हमारा अनकंट्रोल्ड था, हमें पता नहीं था कि उसमें क्या डेवलप किया क्या नहीं डेवलप किया, वेदर वो फंजाई है, वेदर वो बैक्टीरिया डेवलप किया या फंजाई, बट कुछ भी था वो फ्लफी तो हो ही जाता था, है ना। इसी तरह तुम्हारा यगट, यगट भी एक चांस ये था कि अचानक से तुमने मिल्क के डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा होगा कि एक स्वीट कर्डलिंग भी होता है जिसमें मिल्क में कोई खटापन नहीं होता, वो अचानक से वो थक्का जम जाता है ना। तो खाने में इतना बुरा भी नहीं लगता, इट इज जस्ट लाइक कर्ड, है ना। उसी को उन लोगों ने इस्तेमाल करके योगर्ट बनाना शुरू किया, जो कि आज तुम्हारा इंडस्ट्रियली योगर्ट बोला जाता है, बट पहले उसको लोग दही 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 करके अपना शुरू किया। इसी तरह सोर क्रीम जो है, आज जो हम लोग छाछ और जो तुम बॉटल में पीते हो सार क्रीम और बटर मिल्क जो तुम लोग पीते हो बॉटल में, उसको तो सदियों से पहले चलता आ रहा है कि भाई लोगों ने अपना मक्खन निकाला और जो पानी रह गया उसको वो लोग पी लेते थे, क्योंकि उसमें काफी न्यूट्रिशन था। ये उन लोग की प्रैक्टिकली उन लोग के दिमाग में घुसा हुआ था कि इसमें काफी न्यूट्रिशन है, और उसको वो लोग नमक वमक या चीनी डाल के वो लोग उसको पी जाते थे, जिसको कि छाछ और तुम जिसको क्या बटर मिल्क कहते हो। So cheese, wine, beer, sauerkraut, these all are developed accidentally and that are deliberately contaminated with the bacteria and fungi or मोल्स, जो कि अब इडली डोसा का ही कॉन्सेप्ट लो, हमें तो लेकिन जो साउथ इंडियंस है उनके लिए तो वो क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल थिंग था। उनके बारे उनसे ज्यादा कौन जानेगा कि भाई इडली डोसा। आज हम लोग भाई इतना कंट्रोल इन्वायरमेंट में करते, वो लोग चावल और उसको पीस के छोड़ देते थे और 2 दिन के बाद उसको पकाया। इसी तरह कई जगह ट्रेडिशनली भी जैसे राइस को करके महुआ वगैरह का, महुआ को ये करके वो लोग जो अपने पीने की ये निकालते हैं, जो ड्रिंक वगैरह वो निकालते हैं, राइस को भी फर्मेंट करा के निकालते हैं। सो इस तरह से पहले के लोगों ने ही इस टेक्नोलॉजी को ऑप्ट कर दिया था, बट आज क्योंकि हम बहुत सिविलाइज्ड हो गए हैं और हर चीज को हमने अपना बना लिया है कि भाई हमारा बायोटेक्नोलॉजी टर्म है, बट नहीं, एक्चुअली ये पहले ही डेवलप कर चुका था, उसको लोगों ने पहले ही ऑप्ट कर लिया था। बट आज सिर्फ इतना है कि हमें क्योंकि नॉलेज है तो हम उस पर कंट्रोल करने में सक्षम हैं। तो ये यही सब चीजें अब कह रहे हैं कि इंडस्ट्री टुडे एक्सप्लॉइट अर्ली डिस्कवरीज फ्रॉम द फर्मेंटेशन प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ बियर। आज हम लोग बना रहे हैं, विनेगर बना रहे हैं, है ना। विनेगर क्या होता है, आज हम लोग विनेगर में तो अपनी नानी मेरी थी, वो क्या करती थी, जामुन, हमारे यहाँ हमारा पेड़ था जामुन, और उस जामुन को वो क्या करती थी कि एक पॉट में रख के कपड़े से बांध देती थी और बहुत दिन के बाद उसका यूज करती थी। विनेगर वही हुआ विनेगर, उसी को 4% एसिटिक एसिड इज विनेगर। इस तरह ग्लिसरॉल, एसीटोन, ब्यूटेनॉल, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड और कई तरह के जो एंटीबायोटिक भी तुम्हें पता होगा कि पेनिसिलिन जो है वो एक चांस डिस्कवरी था, जिसको कि फ्लेमिंग ने मतलब अपना कुछ काम कर रहा था और उसको अचानक से दिख गया कि भाई कुछ ऐसा है जिसके चारों तरफ इनहिबिशन जोन बना हुआ है, व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ ऐसे, मतलब एक मतलब कि ट्रांसपेरेंट टाइप का कुछ बना हुआ है। तो बाद में पता चला कि एक्चुअली वो पेनिसिलिन था जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस को इनहिबिट किया हुआ है, तो इसीलिए वो इनहिबिटरी जोन बन गया।
तो पेनिसिलिन भी जो डिस्कवर, जो पेनिसिलिन एक जिसके कारण की फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज भी मिला, और वो फ्लेमिंग एक पेनिसिलिन जो है वो एक मैजिक, जिसको कि ड्रग बोला जाता है, मैजिक ड्रग के रूप में डेवलप किया, कई तरह के डिजीज का उससे हम उस जमाने में इसे प्रचार हुआ, और ये ड्रग काफी मैजिक ड्रग साबित हुआ। तो वो भी एक चांस डिस्कवरी था, है ना, जिसको कि स्क्रीन बोला जाता है ना। इसी तरह कई तरह के, अब उसी पेनिसिलिन के तर्ज पे एक से निकला, तो फिर ह्यूमन ने अपना ढूंढना शुरू किया, और आज हमारे पास बहुत तरह के एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सिफेलोस्पोरिन, बेसिट्रासिन, नियोमाइसिन, टेट्रासाइलिन। एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग इंडस्ट्री एक्सप्लॉइट करते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी यूज करके हम ये सारे प्रोडक्ट जो है वो निकालते हैं। अभी जो तुम्हारा जो कोरोना का जो एंटीबायोटिक बन रहा है, आई मीन जो वैक्सीन है ना, ये अगेन ये भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी ही यूज हो रहा है। और आज जो तुम्हारा मतलब जिसको कि इस वैक्सीन को बोला जाता है कि सबसे अर्लीस्ट जिसको, जब क्योंकि एक वैक्सीन को तैयार करने में कितने साल लग जाते हैं, 5-6 साल लग जाते हैं, बट ये जो वैक्सीन हमारा कोरोना बना है, ये कोरोना का जो वैक्सीन बना है, ये एकदम मिनिमम मतलब बहुत कम टाइम में, आई थिंक 6 और 7 मंथ में ये हमारा कोरोना का वैक्सीन जो है वो तैयार हो गया। तो ऑब्वियसली इतना फास्ट जो टेक्नोलॉजी, इतना फास्ट जो डेवलपमेंट हुआ, अगर उसके अंदर जाओगे तो उसमें कई तरह के टूल्स उसमें एक्सप्लॉइट हुए होंगे, कई तरह की उसमें टेक्नोलॉजी एक्सप्लॉइट हुई होगी, और बिना बायोटेक्नोलॉजी, बिना आरडी टेक्नोलॉजी के वो पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं। यस। सो क्लासिकल ट्रांसफॉर्मेशन टू प्रोड्यूस थेराप्यूटिक प्रोडक्ट, जैसे जो मतलब कि पहले जो थेराप्यूटिक प्रोडक्ट बनाने का जो क्लासिकल मीनिंग था, उसमें क्या था कि सबस्ट्रेट था, और उसमें हम लोग कुछ माइक्रो एंजाइम्स डालते थे। एंजाइम टेक्नोलॉजी पहले था कि एंजाइम माइक्रो से हम लोग एंजाइम निकालते थे, और सबस्ट्रेट्स को हम लोग प्रोडक्ट में चेंज करते थे। जैसे कोलेस्ट्रॉल की बात करें, जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड्स है, और इट्स जो कोलेस्ट्रॉल है वो कॉर्टिसोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का मिक्सचर होता है। और ये जो हमारा कोलेस्ट्रॉल जो बनता है, वो एक हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल के रिंग में OH ग्रुप जो है ऐड किया जाता है, और ये होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम, है ना। बहुत तरह के एंजाइम्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। आज भी जैसे एंजाइम्स तुम देखो, बैसिलस वगैरह से प्रोटीज एंजाइम्स का आइसोलेशन किया जाता है, सुडोमोनास से कई तरह के एंजाइम्स जो है वो बनाए जाते हैं। तो अर्लियर जो हमारा टेक्नोलॉजी था वो एंजाइम टेक्नोलॉजी था, एंड सब्सट्रेट पे एंजाइम करके एंड प्रोडक्ट उसका डेवलप किया जाता है। Microbial synthesis of other commercially available products, जैसे amino acid to improve food taste, quality और preservation। इसी तरह हम लोग amino acids को यूज करना ऐड करते हैं, ताकि वो फूड की टेस्ट को बढ़ाए, क्वालिटी को बढ़ाए, एंड उसकी प्रिजर्वेशन क्वालिटी को करे। इसी तरह कई तरह के सेलुलोज, जैसे मैंने बताया, सेलुलेज, कोलाजिनेज, डायस्टेज, ग्लूकोज आइसोमेरेज, ये सारे एंजाइम्स जो है वो माइक्रोबियल सिंथेसिस से बनते हैं। जैसे सेलुलेज अगर कहा जाए तो ये सेलुलोमोनास से निकलता है। इसी तरह तुम्हारा ग्लूकोज आइसोमेरेज एंड डायस्टेज, ये जो है वो फंगाई से, एस्परजिलस से निकलता है। विटामिन एंड पिगमेंट्स, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स हैं, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्सट्रैक्ट करके इसका प्रोडक्शन होता है ना। अब जो हमारा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, दैट टेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ सेल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आई मीन बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, जैसा कि मैंने बताया कि सारे टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके, और आज हमारा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो कि माइक्रोबायोलॉजी भी इस्तेमाल करता है, वायरोलॉजी का भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता है, उसमें बैक्टीरियोलॉजी भी लगता है, उसमें बायोकेमिस्ट्री, सारा इंजीनियरिंग वगैरह सारा कुछ, सारे जितने भी साइंस के जो ब्रांचेज है, उन सब के नॉलेज को गैदर करके आज का हमारा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बना है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी अगर हम कहें कि हाउ बायोकेमिस्ट्री इज इन्वॉल्व, ऑब्वियसली इसमें कई तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम लोग सिंथेसिस करते हैं, यस, एंड सेल का एक्सट्रैक्शन, यस, या हम लोग सेल एक्सट्रैक्टिव फर्मेंटेशन के लिए हम लोग सेल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं, और इसमें हम लोग एंजाइम वर्सेस होलसेल, कई बार हम लोग होलसेल को डालते हैं, कई बार हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंजाइम्स निकाल के एंड तब हम लोग सबस्ट्रेट पे डालते हैं। इसी तरह अगर जेनेटिक्स की बात करें तो जो हमारा जेनेटिक्स में, तो मेंडल का नाम तो तुमने जरूर सुना होगा कि मेंडल के बिना तो जेनेटिक्स है ही नहीं, और उसी मेंडल ने हमारा थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था कि भाई हर जनरेशन में जो कैरेक्टर है वो अपने आप को सेग्रीगेट करता है, जो जीन जो है वो सेग्रीगेट करते हैं, एंड सेग्रीगेशन के थ्रू जो है वो कैरेक्टर, जो ट्रेट है, जो पेरेंट से जो डॉटर में जो ट्रेट है वो
कैरी ओवर होता है। तुम्हें याद होगा कि 3:1 उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए दिया था एंड 9:3:3:1 ये उन्होंने हाइब्रिड क्रॉस के लिए दिया था। कि अगर हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स है तो उसके जीन जो है वो सेपरेट करते हैं एंड प्रोजेनी में मतलब उसके जीन जो है वो जाते हैं। और किस रेशियो में? 3:1 में, मतलब कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने दिया होगा। तुम्हें अगर याद करो थोड़ा सा जेनेटिक्स तो इसमें याद है ना, कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो 3 के रेशियो में रहता है एंड जो रिसेसिव है वो 1 के कैरेक्टर में रहता है। तो ये कुछ इसमें जेनेटिक्स की कुछ फाइंडिंग्स है, जैसे कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था कि रेशियो डिपेंडेंट ऑन ट्रेट्स ऑफ पेरेंट्स, थ्योरी ऑफ ट्रांसमिशन फैक्टर्स, ये सारे जॉर्ज मेंडल्स ने दिए थे। इसी तरह जो सूटोन है उन्होंने क्रोमोसोम्स को बताया था कि दैट इज इनहेरिटेंस फैक्टर, है ना। और बोवेरी। यस, इसी तरह मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे कई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें वन एंजाइम थ्योरी वगैरह भी दिया। तो कुछ इसमें हिस्ट्री में थोड़ा बहुत याद कर लेना। इसी तरह बिडल एंड टैटम, हाँ, इसने दिया था वन एंजाइम हाइपोथेसिस। बोला था कि भाई एक जीन जो है वो एक एंजाइम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। और फिर जीन डिटरमिन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ये सारे बिडल एंड टैटम ने दिए। हर्शी एंड चेज ने 1952 में उन्होंने बैक्टीरियोफाज पे एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये बताया कि डीएनए एंड नॉट प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि डीएनए ही है जो कि कैरी होता है, प्रोटीन नहीं कैरी होता है। इसमें कई तरह के एक्सपेरिमेंट हुए। हर्ची एंड चेज ने मेनली हमारे बैक्टीरियोफाज मतलब वायरस के लिए दिया था। बाकी और लोगों ने कई तरह के एक्सपेरिमेंट, जैसे कि बैक्टीरिया में भी कई तरह के एक्सपेरिमेंट हुए, लिडरबर्ग एंड टैटनबर्ग ने किया था। इन लोगों ने बताया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये कुछ और है, मतलब ये इस तरह से साइंस डेवलप करता गया। वेटसन, क्रिक, फ्रैंकलिन एंड विल्किंस, इन तीनों ने मिलकर, जैसे जैसे तुम्हारा जो विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी दिया था और चारगाफ ने डीएनए बेस रेशियो दिया था। yes, amount of pyrimidine is equal to amount of pyridine। yes, यानी कि एडेनिन एंड प्लस थाइमिन का जो रेशियो है वो गुआनिन एंड साइटोसिन और गुआनोसिन के बराबर। और इसी सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करके जो हमारे वेटसन क्रिक थे उन्होंने एक डबल हेलिकल मॉडल डीएनए का दे दिया था। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा साइंस जो है वो डेवलप करता गया। अब ये सारे तुम्हारे एक्सपेरिमेंट है, इसी तरह तुम्हारा आरएनए पे भी एक्सपेरिमेंट किया गया और फाइनली मतलब कि जो एक जिसको कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ जिसको बोलते हो कि भाई डीएनए जो है वो पहले आरएनए बनाता है, यानी कि आरएनए से प्रोटीन, उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं एंड आरएनए जो होता है वो फिर अगेन ये जो स्टेप इतना जो सिंपल सा दिख रहा है इसमें कई तरह के सब स्टेप्स होते हैं एंड ये काफी लंबा प्रोसेस है जो कि तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी में डिटेल में यूजी क्लास में भी पढ़ना था। और ये 3 कोडोन सीक्वेंस, ये सारा जस्ट तुम्हारा जो माइंड रिफ्रेश करने के लिए कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जाता है वो कोडोन के रूप में जाता है ना। डीएनए जो आरएनए को इंफॉर्मेशन देता है या ट्रांसक्राइब करता है वो ट्रिपलेट कोडोन के रूप में करता है, मतलब 3 जो उसके बेसिस हैं उसके रूप में वो करता है और वो एमआरएनए जो है वो ले जाता है साइटोप्लाज्म में, एमआरएनए साइटोप्लाज्म में ले जाता है, उसके इंफॉर्मेशन को देख के टीआरएनए जो है अमीनो एसिड पिक करता है एंड जो हमारा राइबोसोमल आरएनए है, आरएनए 3 तरह का होता है ना, मैसेंजर यस मैम, ये सब पढ़ा हुआ है मैम अच्छे से। हाँ, ये टीआरएनए फिर वो असेंबल करता है एंड देन ये अपना प्रोटीन बनता है। तो अब कह रहा है कि यही पे मैंने तुम्हें बोला था कि भाई इसको देखो और इसमें मैंने कुछ मिस किए हुए हैं कि भाई क्या बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ यूजेस है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो उसमें देखो मेडिसिन है, ह्यूमन है, वेटनरी है, बायो फार्मिंग है, इन्वायरमेंट है, एग्रीकल्चर है, फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग। हालांकि फूड प्रोडक्ट में तुम्हारा डेयरी भी आ जाएगा, लेकिन मैंने तुम्हें बोला था कि तुम एकदम स्पेशली डेयरी में कहाँ का, डेयरी में अब तुम्हारा वेटनरी भी आ जाएगा। अगर हम एनिमल की मैनिपुलेशन करते हैं तो ऑब्वियसली मिल्क प्रोडक्शन के लिए करेंगे, अगर डेयरी की बात करेंगे तो मिल्क प्रोडक्शन की करेंगे और अगर वेटनरी की बात करेंगे तो मिल्क के साथ साथ हम लोग मतलब मीट प्रोडक्शन की भी बात कह देंगे। तो ये सारे जो एप्लीकेशन है ये 1 by 1 आएंगे और क्योंकि तुम डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट हो तो तुम्हें डेयरी से रिलेटेड कि कहाँ चीज में हुआ क्या, मतलब कि चीज का इम्प्रूवमेंट हुआ या स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट कुछ हुआ क्या जिसमें कि कुछ फ्लेवर का डेवलपमेंट हो सका, जो भी हमारे फ्लेवर वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो चीज तुम्हें ऐड करना है। स्टिल ये तुम्हारा अभी असाइनमेंट है और इसको तुम्हें इसमें ऐड करके एंड मुझे वापस करना है, ताकि है ना ये तुम्हें काम इसलिए ताकि तुम नॉलेज गैदर करो, साइट से करो या कहीं से करो
और वो चीज तुम 2-4 स्लाइड ही डालो, बट डालो, है ना। So what are the applications of biotechnology? Production of new and improved crops, food, industries, chemical, pharmaceuticals and livestock. Diagnostic for detecting genetic disease, है ना, कई तरह के जो genetic disease हैं उनके diagnostic tools बनाते हैं, तो भी वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। जीन थेरेपी करते हैं, है ना, जो भी अगर हमारे डिफेक्टिव जीन है उनको नॉकआउट करके उसमें अच्छे जीन अगर हम डालते हैं ताकि नॉर्मल फिनोटाइप का प्रोडक्शन हो, तो वो जीन थेरेपी के अंदर आता है। वैक्सीन डेवलपमेंट, अभी तो तुमने जैसे पढ़ा कि हमारा वैक्सीन जो है वो कोरोना वैक्सीन बना है ना। एंड ये वैक्सीन क्या है, ये हमारा एंटीबॉडीज को ट्रिगर करता है, हमारे बॉडी के एंटीबॉडीज को बढ़ाता है ताकि हमारा जो बॉडी है वो बाहर के जितने भी पैथोजेंस हैं उनसे लड़ पाने में सक्षम रहे। प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, भाई कई तरह के जो आज हम देख रहे हैं ना, जो कुछ जो जानवर जो जिनको कि हम जू में देख पाते हैं, है ना, पहले इनका संख्या कितना ज्यादा था, बट ह्यूमन हंटर्स और कई तरह के इससे हमारे जो जातियां हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं। और हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि हमारा इंडिया जो होता है वो बोला जाता था कि दैट आर रिच इन डाइवर्सिफिकेशन, इतने तरह के इसमें मेडिसिन के, इतने तरह के फ्लावर्स थे, इतने तरह के क्रॉप्स थे, एनिमल्स थे, ये सारे जो है वो लॉस होते जा रहे हैं। तो हम इंडेंजर्ड स्पीसीज का, चाहे वो प्लांट्स का हो चाहे वो एनिमल्स का हो, उन इंडेंजर्ड जो कि रिस्क की कतार में है, उनको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी से उनके स्ट्रेन को हम लोग बचा सकते हैं किसी भी तरह, या तो उसके सीड को प्रिजर्व करके या उसके स्टॉक को प्रिजर्व करके, किसी भी तरह हम उसको बचा सकते हैं। कंजर्वेशन बायोलॉजी, कंजर्वेशन बायोलॉजी ऑब्वियसली जो चीज खत्म हो रहा है उसको अगर हम कंजर्व कर दे, चाहे वो हमारा एनवायरमेंट कंजर्वेशन हो चाहे हमारा डाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो, तो वो हमारा कंजर्वेशन बायोलॉजी के अंदर आता है। बायो रिमीडिएशन, बायो रिमीडिएशन मतलब कि बायोलॉजिकल थिंग को यूज करके किसी चीज को, जैसे अब तुम्हारा सॉइल ही खराब हो रहा है ना, एक सॉइल में पहले खूब लोग यूरिया डाल देता था, यूरिया डाला, पोटास डाला, ये डाला, क्रॉप लहलहा के हो गया, एक साल तो अच्छे से क्रॉप हो गया खूब अच्छे से, लेकिन क्या होता है दर बदर अगर तुम उसमें डालते चले गए, है ना, ये अगर हम फर्टिलाइजर डालते चले गए तो क्या होगा, क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो घटती चली जाएगी, जमीन की उर्वरता जो है वो घटती चली जाएगी, है ना। तो हम बायो रिमीडिएशन, तो हम बायोलॉजिकल थिंग को ऐड करके उस सॉइल की रिकवरी कर रहे हैं ना, चाहे हम उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा डाल दें, कैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि नाइट्रोजन फिक्स करता हो, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि फास्फोरस फिक्स करता हो, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि पोटास को फिक्स करता हो, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि उसके सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करे, उसके स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करे, तो वो सारी चीजें जो है वो बायो रिमीडिएशन के अंदर आती है। बायो रिमीडिएशन के अंदर नॉट ओनली प्लांट्स, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी यूज करते हैं और प्लांट्स को भी यूज करते हैं। जैसे प्लांट्स का ही बात अगर पॉल्यूटेड साइट को घटाना है बस, यस, जैसे गलीचा वगैरह है, या तुम चना ही लगाते हो अगर इसमें, तो देखते हो चना के गांठ में हमारा जो होता है बैक्टीरिया होता है, हाँ, ये लेगुमिनस, ग्रीन मैन्यूरिंग जिसको बोलते हैं, these all comes under bioremediation। फोरेंसिक एप्लीकेशन, ऑब्वियसली फोरेंसिक एप्लीकेशन जो बायोटेक्नोलॉजी का, फोरेंसिक कहीं पे क्राइम हो रहा हो, है ना, तो वहां पे कुछ भी अगर सैंपल है, अगर बाल भी गिरा है तो उस बाल को ले आते हैं और उसके फिर डीएनए लेवल पे जाते हैं एंड क्रिमिनल्स का पता करते हैं। तो ये सारे जो होते हैं फोरेंसिक एप्लीकेशंस में आते हैं। फूड प्रोसेसिंग, चीज मतलब चीज, बियर, मिल्क, चीज, कॉटेज चीज वगैरह वगैरह, जो भी तुम्हारा मतलब मैंने बताया कि इसमें तुम्हारा फूड प्रोसेसिंग में ही तुम्हारा, हालांकि डेयरी भी आ जाता है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स भी आ जाता है, बट हमें डेयरी को थोड़ा सा अलग करना है क्योंकि वी आर डीलिंग विद द डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट। ओके, एक ही क्लास में खत्म कर दें या स्टॉप लें? तुम कल कर लेते हैं। आज कितना हो गया, 1 घंटा, 50 मिनट का क्लास होना चाहिए ना? हाँ मैम, 50 मिनट हुआ कहाँ? 40 मिनट हो गया लगभग। चलो 10 मिनट इसको खत्म कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट में भी करेंगे। ऐसा नहीं कि एकदम जल्दी 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 खाली पीपीटी पढ़ाते गए चले गए, तुम्हारी समझ में भी आना चाहिए। और एक लेक्चर बेशक 2-3 दिन ले, है ना, लेकिन एकदम अच्छी तरह से दिमाग में तुम्हारे आ जाना चाहिए। मैम ये हम पढ़े हुए अच्छे से, इसको मैम हम जब क्लास खुलेगी तो मैम ये करेंगे हम लोग। हाँ हाँ, और ना मतलब कि जैसे मेरे पास तो बना बनाया खाना तो तुमको देने के लिए नोट्स वगैरह, लेकिन वैसे बात नहीं बनेगी, तुम खुद से नोट्स बना के हमको दिखाओ कि हाँ मैम मैम, हम अगर बताएंगे पढ़ाने का तरीका मैम जो आप बोली हाँ थी। हाँ,
उससे क्या होगा कि तुम इंडिपेंडेंट होगे, है ना। यूजी में तो हम लोग स्पून फीडिंग कराते रहे भी, चम्मच से ये कर लो, बट यहाँ पे तुम अब क्या होने जा रहे हो, कल के फ्यूचर तुम प्रोफेसर होगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए बहुत चीजें तुम खुद से भी करना सीखोगे, है ना। तो ये वाला स्लाइड बस लास्ट करा देते हैं। अब इसी तरह देखो बहुत सारा इसमें टर्म है, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। पता है तुम्हें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होता है? मैम सुना होगा, यस मैम। है ना। अब इन्हीं सब चीजों को रिफ्रेश करने की जरूरत है कि व्हाट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, है ना। इसको अच्छे से समझाएंगे। अभी देखो इसमें कि डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके क्राइम सॉल्विंग कर रहा है। डब्ल्यूबीसी में मोनोक्लोनल एंटी डब्ल्यूबीसी का ये मैम ये इसको जो एंटीबॉडीज बनता है ना, मतलब Yes, एक मोटा मोटी इसको अच्छे से तुम एक लिख लो उसमें और तुम हमको बताओगे, क्योंकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बहुत पॉपुलर है। जैसे हमारा एंटीबॉडीज जो बनता है ना, अगर एक एंटीजन, एक जो पैथोजन अगर कोई अटैक करता है हमारे अंदर, तो एक पैथोजन में कई तरह के एंटीजेंस हो सकते हैं, है ना। जैसे एक अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही बात करो, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पूरा अगर कंपोजिशन, तो कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, उसमें लिपिड भी होता है ना। तो हर जो उसका पार्ट है ना, वो एक अलग अलग एंटीबॉडीज को इंड्यूस करने के लिए कैपेबल होता है, ठीक है। तो एक हेलो हेलो yes, ma'am. हाँ राज, तो अगर एक पूरा का पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो उससे कई तरह के एंटीबॉडीज जो है वो डेवलप करते हैं, क्योंकि जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट होते हैं वो कई होते हैं, एक एंटीजन पे कई एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट होते हैं, है ना। ये पार्ट जो है वो कुछ दूसरी तरह का एंटीबॉडी ट्रिगर किया, ये दूसरा पार्ट दूसरी तरह के एंटीबॉडी को ट्रिगर किया। तो हमारे बॉडी में कई तरह के एंटीबॉडीज जो है वो एक ही सेल से, एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कई तरह के एंटीबॉडीज बनते हैं। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होगा कि एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी को हमें पिक करना है ना। तो एक ही एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, और इसका मोनोक्लोनल को क्यों, क्योंकि हम लोग स्पेसिफिकली चाहते हैं कि वही एक एंटीबॉडी हो, क्योंकि क्या होता है ना, ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इन सबका यूज होता है कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है। तो नॉर्मली जो जिन पर्सन को कैंसर हुआ रहता है उनको हम लोग केमोथेरेपी देते हैं या उनको दवाई जो देते हैं ना, उससे क्या होता है कि, क्योंकि तुम्हें पता है कि कैंसरियस ऑन्कोजीन होता है और एक पार्टिकुलर जो सेल है वो अनकंट्रोल डिवीजन करता है तो कैंसरियस बनता है। तो क्या होता है, जो हम दवा लेते हैं या जो उसको थेरेपी दिया जाता है, उससे उसके नॉर्मल सेल भी किल होते हैं, है ना। इसीलिए जिस केमोथेरेपी के बाद जो पर्सन होता है वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसके ना डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, उसके डब्ल्यूबीसी भी मरते हैं, उसके नॉर्मल सेल भी किल होते हैं, है ना। तो अगर हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को टारगेट करें, जो कि केमोथेरेपी में नॉर्मल सारे सेल्स जो है वो, जो अच्छे वाले सेल भी है वो किल हो जाते हैं, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज सिर्फ टारगेट करेगा तुम्हारा कैंसरियस सेल को। तो हम एक ऐसा एंटीजन मतलब डिटरमिन करते हैं, एक ऐसा एंटीजन हम लेते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उस मतलब कि कैंसरियस सेल को किल करने के लिए डायरेक्टेड हो, है ना। तो वो एक ही क्लोन का होगा, एक ही एंटीबॉडी से कई क्लोन बनेंगे, क्योंकि क्लोन क्या होता है, क्लोन मतलब सेम, जितना तुम्हारा जो जेनेटिक कंपोजिशन है उसका, जैसे कि क्लोन में मोर्फोलॉजी और फिनोटॉपी सब सेम होंगे। हाँ सब कुछ उसका सेम होगा। प्लांट्स की क्लोनिंग करते हैं ना, सेम यस जैसा मैम, कटिंग किया उसकी क्लोन बना दिया। तो इसी गुलाब का पौधा जैसे। हाँ, तो ऐसा हम इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी शायद तुम्हारे कोर्स में है भी ज्यादा अच्छे से उसको करना उसके लिए। तो ये हमारा मोनोक्लोनल है, एक क्लोन से जब एंटीबॉडीज बनता है तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनता है, ठीक है। इसी तरह तुम्हारा मतलब कि जो डीएनए टेक्नोलॉजी कह रहा है कि ये हमारा सेल स्ट्रक्चर, मोनोक्लोनल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये ट्रेसर सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक डीएनए प्रोब्स, ये प्रोब्स भी एक टर्म होता है ना। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे टर्म आएंगे। अब मैं तुमसे पूछ सकती हूँ व्हाट इज प्रोब, प्रोब का यूज क्या है छोटा सा टर्म लेकिन इसका बहुत ज्यादा यूज है, तुम नोट यस करो। मैम। ये सारे जो है टॉपिक्स टर्म्स जो है, प्रोब्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, इन सबको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। वो का मैम तो ये बैक्टीरियोफाज का जब वो फास्फोरस और सल्फर वाला जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था उसमें यूज करते हैं शायद। देखो ये कितना है, देखो ये पहले नहीं, प्रोब जो होता है ये मतलब कि शॉर्ट सेगमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड होता है इसमें। एक मतलब छोटा डीएनए का समझो कि छोटा सा कुछ कुछ ही दो चार बेस को जोड़ के जब एक छोटा सा डीएनए बनाया जाता है, और उसको हम लोग यूज करते हैं, मतलब कि क्योंकि तुम्हें पता है ना कि डीएनए जो होता है वो मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग करता है। जैसे एक डीएनए पे ATCG है तो उसके जस्ट अपोजिट यस मैम। तुम्हारा TA ऐसे करके होता है। तो
का यूज जो होता है वो डीएनए के सीक्वेंस को जानने के लिए करते हैं। अगर हमें कोई डिजीज हमें पता करना हो, है ना, सपोज करो हम कोई डिजीज पता करना, जेनेटिक लेवल पे वो डिजीज है ना, तो तुम कैसे पता करोगे कि इसी पर्टिकुलर जीन को मतलब हटाना है और ये पर्टिकुलर जीन लगेगा? तो उसके लिए हम लोग प्रोब इस्तेमाल करते हैं। हम दिमाग में क्या करते हैं कि सारा सीक्वेंसिंग डीएनए का, ये सारा, इसमें सारा डीएनए का सीक्वेंसिंग होता है ना, और करके हम एज्यूम करते हैं कि शायद ये हमारा सीक्वेंस रहा हो, और वो सोच के हम कितने तरह के प्रोब डालते हैं, है ना, और जो प्रोब उसी कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग कर जाएगा वही उसी का अपोजिट सीक्वेंस होगा डीएनए का, है ना। तो वो डीएनए डिफेक्टिव, हमें डिफेक्टिव डीएनए का सीक्वेंस पता चल जाता है, फिर हम क्या करते हैं कि उसको कट करके और वहां पे रिपेयर के लिए अच्छा वाला डीएनए उसके अपोजिट में हम लोग डालते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा डीएनए का प्रूफ का इस्तेमाल होता है। इसी तरह देखो इसमें कई तरह के टर्म है, ये जो स्लाइड है ना इसमें कई तरह के तुम्हारा टर्म है। ट्रांसफर ऑफ न्यू जीन्स इनटू एनिमल कल्चर ऑफ प्लांट्स फ्रॉम सिंगल सेल, ये सारे यूजेज है। सेल कल्चर का कहाँ यूज करते हो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बताया ना, एंटी कैंसरस ड्रग में इस्तेमाल होता है, टूल के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग का कहाँ कहाँ यूज होता है, तो न्यू प्रोटीन्स के लिए होगा, न्यू एंटीबायोटिक्स के लिए होगा, न्यू टाइप्स ऑफ फूड के लिए होगा, न्यू टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए होगा। क्लोनिंग कहाँ, भाई तुमने क्या किया कि एक अच्छा सा प्रोडक्ट बना दिया, कुछ एनिमल की ऐसी वेरायटी तुमने डेवलप कर दी जिसमें मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा है, लेकिन तुम्हें पता है कि अगर तुमने उसकी क्रॉसिंग कराई तो उसका जीन जो है वो बिखर सकता है, क्योंकि जीन तो सेग्रीगेट करता है, तो जरूरी नहीं कि उसके बच्चे में वो जीन आ जाए जो कि ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करता है। उस केस में क्या करोगे, तुम क्लोनिंग करना चाहोगे कि सारा इसका जो जेनेटिक मेकअप है, फिनोटाइपिक मेकअप है, वो इंटैक्ट रहे, है ना, तुम वही चाहोगे। उस केस में क्या करोगे, क्लोनिंग करोगे। तो क्लोनिंग का मास प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोटीन्स, है ना, ह्यूमन प्रोटीन्स के लिए, ह्यूमन प्रोटीन्स ऑब्वियसली ह्यूमन के यूज के लिए जो प्रोटीन्स यूज होगा उसको तुम करोगे। रिसोर्सेज बैंक फॉर रेयर ह्यूमन केमिकल्स, बहुत तरह के ऐसे जो केमिकल्स हैं उनको, उनकी भी क्लीनिंग हम लोग क्लोनिंग के थ्रू हम उसको मेंटेन करा सकते हैं। एंड अल्टीमेटली इसका यूज जो होता है वो जीन थेरेपी में होता है। इन सब का जो एप्लीकेशन है वो सब तुम्हारे आगे के स्लाइड में मिलेगा। ये अगेन तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजिकल टाइमलाइन आ गया जो कि तुम्हारे सिलेबस में है, और इससे एक आधा क्वेश्चन तो जरूर पूछेंगे। देखो इन सब का है, ईयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मतलब कौन, जैसे पीसीआर का डेवलपमेंट किसने किया था, कैरी मूलिस ने किया था, है ना, तो ये सब चीज थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है वो तुम्हें, ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट कब स्टार्ट हुआ था, ये तो ईयर तुम्हारा इम्पोर्टेंट है, कब शुरू हुआ था एंड कब खत्म हुआ, है ना। जैसे देखो ये सारे वेराइटी ये है, इसलिए मैंने बोला था कि एक बार तुम स्लाइड देखो, है ना, और बहुत इंटरेस्टिंग है ये, राइट, और इसमें तुम ऐड भी करो। तो इसको टू बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, बट तुम्हारा स्लाइड आना चाहिए इसमें, है ना। अब कल तो क्लास नहीं है, नेक्स्ट वीक क्लास होगा। थैंक यू। तो इसको हम खत्म करते हैं, और जो नेक्स्ट क्लास है उसमें तुम्हारे स्लाइड के साथ इसको फिर कंटिन्यू करेंगे, राइट। ओके।